हेलो फ्रेंड्स, आपका लर्न डिप में स्वागत है। आज हम लोग इकोनॉमिक्स के अगले अध्याय देखेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे आर्थिक नियोजन यानी इकोनॉमिक प्लानिंग। क्या होता है आर्थिक नियोजन, इनसे संबंधित जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे तथा इसे विस्तार पूर्वक और अच्छे से समझेंगे कि इसका क्यों विकास हुआ, कैसे विकास हुआ। तो आइए हम लोग देखते हैं आर्थिक नियोजन क्या है। इकोनॉमिक प्लानिंग तो देखा जाए, आर्थिक नियोजन से अभिप्राय है राज्य के अभिकरणों द्वारा देश की आर्थिक संपदा और सेवाओं की एक निश्चित अवधि हेतु आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाना ही आर्थिक नियोजन है। यानी कहने का मतलब है कि आर्थिक नियोजन क्या है, यह राज्य के अभिकरणों कहने का मतलब हुआ राज्य के एक एजेंट के रूप में। यानी अभिकरणों कहने का मतलब हुआ कि कोई बड़ी संस्था में जब कोई छोटी संस्था उसके लिए काम करती तो उस सब में भी हम लोग अभिकरणों का प्रयोग करते हैं, या फिर एक तरह से अभिकर्ता के रूप में देश के आर्थिक संपदा, जो देश के आर्थिक संपदा और सेवाओं का जो उपयोग है जो किया जाता है किसके अनुसार, आवश्यकताओं का पूर्वानुसार, वही आर्थिक नियोजन कहलाता है। तब दूसरों शब्दों में हम लोग कह सकते हैं पूर्ण परिभाषित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो आर्थिक संसाधनों का प्रयोग किया जाता है या पूर्वानुमान किया जाता है वही आर्थिक नियोजन कहलाता है। तो उसके बाद गुन्नार मीडल जब क्या था, इन्होंने आर्थिक नियोजन के बारे में इन्होंने अपना वक्तव्य रखा। इन्होंने कहा कि जो बाजार शक्तियों के क्रियाकलाप में राज्य के हस्तक्षेप प्रणाली के माध्यम से जो सामाजिक उत्थान हेतु जो पद्धति का प्रयोग किया जाता है वही आर्थिक नियोजन कहलाता है। तो गुन्नार मीडल एक अर्थशास्त्री थे जिन्होंने कहा कि बाजार शक्तियों के क्रियाकलाप में राज्य का जो हस्तक्षेप प्रणाली के माध्यम से सामाजिक उत्थान हेतु जो कार्य किया जाता है वह आर्थिक नियोजन के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखें, कभी कभी प्रश्न पूछ दिया जाता है गुन्नार मीडल कौन थे, इनसे क्या संबंधित था, चाहे दे देगा बाजार शक्तियों के क्रियाकलाप में राज्य के हस्तक्षेप प्रणाली के माध्यम से सामाजिक उत्थान हेतु जो प्रणाली का प्रयोग किया था, जो किया जाता वह किनके द्वारा कहा गया, तो गुन्नार मीडल। उसके बाद हम लोग देखेंगे भारत में नियोजन का विकास। अब देखिए किस प्रकार से भारत में आर्थिक नियोजन का विकास होता है, हम लोग समझेंगे। जब क्या होता है 1930 ईस्वी में विश्व उस समय आर्थिक मंदी से सामना कर रहा होता है और ठीक 1930 ईस्वी में बेरोजगारी, गरीबी, समाज में आय की असमानता, ये सभी चीज़ों को जन्म देता है। और यही जन्म देने के बाद अर्थशास्त्रियों को इन पर विचार करने के लिए बाध्य करता है। जैसे ही ये सभी परिस्थितियां, गरीबी, बेरोजगारी, आय में असमानता, उस आर्थिक मंदी 1930 के कारण जब उत्पन्न होता है तब अर्थशास्त्री बाध्य होते हैं, तब वही निकल के आता है एक आर्थिक नियोजन, यानी आर्थिक नियोजन का विकास होता है। अब बात की जाए, सबसे पहले आर्थिक नियोजन सोवियत संघ के द्वारा क्या किया गया था, इसका उपयोग में लाया गया था। यानी सबसे पहले जो आर्थिक नियोजन की बात है सोवियत संघ यूएसएसआर के द्वारा इसकी बात की गई थी तथा लंबे विचार विमर्शों के बाद 1930 ईस्वी में 2 वर्ष पहले 1928 ईस्वी में 5 वर्षों के लिए यह लागू किया गया। और यही आर्थिक नियोजन वहाँ से निकलकर भारत के बौद्धिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में वह अपना स्थान लेता है और यहाँ भी उस नियोजन की बात की जाने लगती है। तो आगे जब आप पढ़ेंगे तो यह भी पढ़ने को मिलेगा कि जो भारत का पंचवर्षीय योजना है यह कहाँ से लिया गया, यह रूस से अपनाया गया। तो यहीं से वो आर्थिक नियोजन क्या करता है, योजना आयोग का जन्म देता है। यानी जब विश्व आर्थिक मंदी से, विश्व महामंदी से जब गुजर रहा होता है तब सोवियत संघ में पहली बार लंबे विचार विमर्शों के बाद जब यह लागू होता है 5 वर्षों के लिए 2028 में, तो वह जो है आर्थिक नियोजन भारत में भी आता है और इसकी चर्चा, इसकी विचार विमर्श बौद्धिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में अपना स्थान ग्रहण कर लेती है। उस समय भी लाया जाता है, लेकिन ब्रिटिश का सत्ता होने के कारण, ब्रिटिश का आधिपत्य होने के कारण इसे अस्वीकार कर दिया जाता है। फिर धीरे धीरे करके कुछ नियोजन को प्रस्तुत किया जाता है, वह अपना आर्थिक नियोजन को रखते हैं। उसी आर्थिक नियोजन में से पहला है विश्वेश्वरैया योजना। यही है, यह कहने का मतलब विश्वेश्वरैया योजना इसलिए नाम पड़ा क्योंकि यह इनके द्वारा प्रथम बार प्रस्तुत किया गया था।
अगर भारत में बात की जाए तो भारत के 7वें अनुसूची में देखा जाए तो समवर्ती सूची में आर्थिक यानी नियोजन का और सामाजिक नियोजन की बात भी की गई है। अब हम लोग देखेंगे विश्वेश्वरैया योजना। यह क्या था? भारतीय नियोजन की पहली रूपरेखा को प्रस्तुत करने का श्रेय लोकप्रिय अभियंता तथा मैसूर प्रांत के पूर्व दीवान एम विश्वेश्वरैया को जाता है। यानी जो विश्वेश्वरैया योजना, यह योजना क्या था? आप समझ चुके होंगे कि यह जो आर्थिक नियोजन किस प्रकार से क्या हो, आर्थिक असमानता दूर हो, गरीबी जो बेरोजगारी था उसी को देखते हुए यह प्रस्तुत किया गया था कुछ अर्थशास्त्रियों के द्वारा, जो उसमें से प्रथम थे विश्वेश्वरैया योजना। इन्होंने क्या कहा था? सबसे पहले बार आर्थिक योजना को प्रस्तुत करने का प्रयास किया था। और जो विश्वेश्वरैया रहते हैं वो क्या रहते हैं? मैसूर प्रांत के पूर्व दीवान और लोकप्रिय अभियंता रहते। उन्होंने प्रथम पुस्तक किसके माध्यम से? प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया, जो 1934 ईस्वी में प्रकाशित होती है, इसी में वो उल्लेख करते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रथम अगर नियोजन की बात की जाए तो पहली रूपरेखा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो एम विश्वेश्वरैया के द्वारा। वह 1934 ईस्वी में प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया के लिए प्रस्तुत किया गया। जैसे ही जब एम विश्वेश्वरैया क्या करते हैं का यह जब पुस्तक पब्लिश 1934 होता है तो उसके ठीक बाद कुछ और अर्थशास्त्री के द्वारा पुस्तक उसी समय में क्या किया जाता है? पब्लिश किया जाता है। जैसे एन सुब्बाराव, तो एन सुब्बाराव के द्वारा सम एस्पेक्ट्स ऑफ प्लानिंग पुस्तक प्रकाशित किया जाता है। फिर डॉक्टर पीएस लोकनाथ के द्वारा प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद केएनसी द्वारा आर्थिक पूर्वानुमान को क्या कहता प्रकाशित किया जाता है। किनके बाद? जैसे ही एम विश्वेश्वरैया जब यह को प्रकाशित करते हैं ठीक उसके बाद यह 3 राइटरों के द्वारा और भी पुस्तक प्रकाशित किया जाता है। कभी कभी प्रश्न पूछ दिया जाता है। उसके बाद क्या हुआ? एम विश्वेश्वरैया योजना के बाद कांग्रेस योजना। इसमें क्या होता है? कांग्रेस योजना यानी कहने का मतलब यह कांग्रेस योजना किनके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस, जो क्या रहते हैं? कांग्रेस का उस समय अध्यक्ष रहते हैं 1938 में। तो देखिए कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार 1938 ईस्वी में राष्ट्रीय योजना समिति यानी नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया। आपको बता दें यह 1938 ईस्वी में वही है। आप रिकॉल करिए मॉडर्न हिस्ट्री में जब हम लोग पढ़े थे तो इसकी चर्चा किए थे कि 1938 और 39 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की जाती है। जो पहला हरिपुरा में होता है और दूसरा पहला हरिपुरा में और दूसरा त्रिपुरा में। जो पहला हरिपुरा में होता है वह गुजरात में होता है, जिसमें 1938 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस उसमें अध्यक्ष चुने जाते हैं। फिर जब अगला होता है उसमें भी सुभाष चंद्र बोस ही चुने जाते हैं, लेकिन इधर महात्मा गांधी क्या सोचते हैं कि पटाभी सीतारामैया को बनाना चाहते हैं अध्यक्ष, लेकिन सुभाष चंद्र बोस बन जाते हैं। लेकिन फिर बाद में महात्मा जी के मान रखते हुए उन्होंने वह पद छोड़ दिया। उसके बाद वह पटाभी सीतारामैया ना बन के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते। तो ध्यान में रखेंगे वह घटना 1938 और 39 में। तो वही है जो कांग्रेस के जो अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस 1938 में क्या होते हैं? राष्ट्रीय योजना समिति का गठन करते हैं और इस नेशनल प्लानिंग कमेटी का जो अध्यक्ष चुने जाते हैं वह पंडित जवाहरलाल नेहरू चुने जाते हैं, क्योंकि उस वक्त क्या होते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू इस समिति का अध्यक्ष होते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष चुने जाते हैं। तो कभी कभी प्रश्न पूछ दिया जाता है कि नेशनल प्लानिंग कमीशन के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो वह चुने जाते हैं उस समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया जाता है और यह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जो कांग्रेस योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने नियोजन समिति विकास का दूसरा को देखा किस प्रकार से कांग्रेस। उसके बाद क्या होता है? वर्ष 1944 ईस्वी में अग्रणी उद्योगपति ने आर्थिक विकास योजना के लिए, यानी क्या होता है 8 उद्योगपति, भारत के बड़े बड़े 8 उद्योगपति भारत के विकास के लिए एक योजना लेके आते हैं। वह योजना ए प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। जो यह प्लान किया जाता है 1944 में भारत के बड़े बड़े 8 उद्योगपतियों के द्वारा लाया जाता है और इसमें क्या किया जाता है? 10,000 करोड़ का निवेश किया जाता है तथा इस निवेश के बाद यह एक्सपेक्ट किया जाता है कि प्रति व्यक्ति आय को दुगना किया जाए। इसमें यह लक्ष्य रखा जाता है। तो देखिए 15 वर्षों के लिए 10,000 करोड़ का व्यय रखा जाता है और साथ में प्रति व्यक्ति आय को दुगना करने की बात की जाती है। यह जो है क्या होता है 1944 ईस्वी में लाया जाता है। ठीक उसके बाद बॉम्बे प्लान होता है। इसमें होता है बॉम्बे प्लान में क्या किया जाता है?
इसमें कृषि निर्गत में 130% का बढ़ोतरी तथा औद्योगिक क्षेत्र में 500% व सेवा क्षेत्र में 200% की वृद्धि की बात की जाती है। तो ध्यान में रखेंगे कि 1944 में 8 उद्योगपतियों को क्या करने के बाद ए प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया का प्रकाशित होने के बाद लाने के बाद क्या होता है, बॉम्बे प्लान आता है। यह बॉम्बे प्लान जिसमें कृषि क्षेत्र में 130% तथा औद्योगिक क्षेत्र में 500% तथा सेवा क्षेत्र में 200% वृद्धि की बात की जाती है। उसके बाद क्या होता है, गांधीवादी योजना, यानी कहने का मतलब यह मन्ना नारायण के द्वारा लिया जाता है। तो गांधीवादी योजना 1944 ईस्वी में गांधी जी विचारक जो थे श्री मन्ना नारायण द्वारा जन समुदाय के जीवन स्तर को न्यूनतम निर्वाह स्तर तक लाना इनका लक्ष्य रहता है। तो एक गांधीवादी योजना जिसमें क्या होते हैं, गांधीवादी विचारक श्री मन्ना नारायण के द्वारा एक प्लान को 1944 में लाया जाता है, जिसमें क्या किया जाता है, यह विचार रखा जाता है कि जीवन स्तर को क्या किया जाए, न्यूनतम निर्वाह स्तर तक लेकर आया जाए, जिसमें खासकर कृषि और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखा जाता है। उसके बाद आता है सर्वोदय योजना, जो क्या होता है, सर्वोदय योजना के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि यह योजना 30 जनवरी 1950 को जयप्रकाश नारायण ने गांधी जी के सर्वोदय सिद्धांत पर आधारित, तो यह जो योजना है सर्वोदय योजना 1950 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण के द्वारा लाया जाता है, जो महात्मा गांधी के द्वारा सर्वोदय योजना पर आधारित होता है। इसमें क्या क्या आता है, अहिंसात्मक ढंग से शोषण विहीन समाज की स्थापना करने का उद्देश्य रखा जाता तथा आर्थिक विषमता को न्यून करना, यह तथा आर्थिक खेती और राज्य आय, यानी जो राज्य का जो आय होता है उसे पंचायतों में तथा शासन सत्ता में समान स्तर पर उसको विभाजन करना, ये इसमें लक्ष्य रखा जाता है। किसमें, सर्वोदय योजना में। तो सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण के द्वारा 1950 ईस्वी में गांधी जी के सर्वोदय योजना पर आधारित अहिंसात्मक ढंग से क्या किया जाता है, इसमें शोषण विहीन समाज की स्थापना किया जाता है, जिसमें लोगों का शोषण नहीं किया जाए उस प्रकार से एक्सपेक्ट किया जाता है, तथा आर्थिक विषमता को कम किया जाता है तथा राज्य की आय को पंचायतों में तथा सत्ता क्षेत्र में वहाँ तक समान आय का वितरण किया जाए, ये इसमें लक्ष्य रखा जाता है। उसके बाद ध्यान देंगे, इस योजना के बाद क्या होता है कि 1950 ईस्वी तक, तो द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद क्या होता है, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है, तो द्वितीय विश्व युद्ध में क्या होता है, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण गरीबी, बेरोजगारी तथा आय में असमानताओं के कारण क्या होता है, बहुत सारे जो देश होते हैं वह एक सहमति बनाते हैं, और वह जो सहमति होता है वह क्या चाहते हैं कि इन सबको दूर करने के लिए एक योजना एक लाया जाए। तो वही सभी राज्यों के सहमति से क्या होता है, इन सभी को मद्देनजर देखते हुए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सम्मेलन की बात की जाती है। तब क्या होता है, यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ क्या करता है, एक अधिवेशन बुलाता है, और यह जो अधिवेशन है यह कहाँ बुलाता है, यह श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित किया जाता है। इसमें भारत सहित 26 देश से भाग लेते हैं, और यह जो है कहाँ किया जाता है, यह श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में कब, जनवरी 1950 ईस्वी में सम्मेलन को किया जाता है, जिसमें क्या होता है, इन देशों द्वारा सामूहिक तथा संभावित विकास के लिए इन क्या क्या था, एक योजना को तैयार किया जाता है, और यही योजना कोलंबो योजना के नाम से जाना जाता है। तो आशा करते हैं कोलंबो योजना आपको समझ में आया होगा क्या था, यानी द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद क्या हुआ था, आर्थिक असमानता, बेरोजगारी, आय में असमानता, ये सब काफ़ी उत्पन्न हो गया था, बढ़ गया था। तो इसी को देखते हुए, इसी को दूर करने के लिए सभी देशों के सहमति के बाद एक सम्मेलन बुलाने का आयोजन किया गया। तब संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा क्या किया जाता है, भारत सहित 26 देशों के द्वारा ये श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में एक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, जिस पर क्या क्या था, विचार विमर्श किया जाता है, तथा इन देशों का द्वारा सामूहिक तथा संभावित विकास के लिए एक योजना तैयार की जाती है, और यही योजना कोलंबो योजना के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि आर्थिक नियोजन के संबंध में किस तरह से हमारे जो भारतीय थे अपना क्या करते हैं, योजना को प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद क्या है, यह जो है भारतीय नियोजन के प्रमुख लक्ष्य। अब इसके जो क्या क्या लक्ष्य रखा गया था, तो इसमें खासकर आर्थिक विकास की बात की गई थी कि किस प्रकार से आर्थिक विकास किया जाए। फिर आत्मनिर्भरता पर बात की गई थी कि यानी क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि लोग क्या हो, आत्मनिर्भर हो, यानी किसी पर डिपेंड ना रहना पड़े,
तो आत्मनिर्भरता पर बात की गई थी। उसके बाद समावेशी विकास यानी सभी को विकास, इस तरह से बात की गई थी। उसके बाद गरीबी उन्मूलन, गरीबी को दूर करने के लिए बात की गई थी कि गरीबी को दूर किया जाए तभी लोगों का विकास हो पाएगा, उससे उभर पाएगा। तो इस पर जोर दिया गया था। रोजगार का सृजन यानी अधिक से अधिक कुटीर तथा लघु उद्योग का विकास किया जाए, आर्थिक असमानताओं को दूर करना, ईटीसी इत्यादि इस भारतीय नियोजन के प्रमुख लक्ष्य थे जो इनका लक्ष्य रखा गया। तो ध्यान में रखेंगे इनके जो प्रमुख लक्ष्य कौन कौन थे। गरीबी था, आत्मनिर्भरता था, उसके बाद आर्थिक विकास था, समावेशी विकास था, रोजगार सृजन था, उसके बाद आर्थिक असमानताओं में वृद्धि था। उसके बाद ध्यान में रखेंगे कि भारत का जो पंचवर्षीय योजना है वह सोवियत संघ के नियोजित विकास पर अवधारणा से प्रेरित था। तो हम आपको चर्चा भी किए थे पहले कि जो भारत का जो पंचवर्षीय योजना है वह कहाँ से लिया गया, वह सोवियत संघ रूस से प्रेरित है, यानी उसी के द्वारा सोवियत संघ के द्वारा नियुक्त विकास की अवधारणा से प्रेरित है भारत का पंचवर्षीय योजना। तो इस योजना के बाद क्या होता है, भारत आज़ाद होती है, यानी आप यहाँ तक देखें गांधीवादी योजना 44 में जब भारत आज़ाद होता है तो उसके बाद क्या होता है, प्लानिंग कमीशन योजना आयोग की स्थापना होती है। तो वह 15 मार्च 1950 में योजना आयोग की स्थापना केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त बंटवारे तथा इसकी योजना बनाने हेतु की गई योजना आयोग का स्थापना किया जाता है, जो एक गैर संवैधानिक और परामर्शदात्री योजना है। तो योजना आयोग कैसा, यह है गैर संवैधानिक। कभी कभी प्रश्न ये भी पूछ दिया जाता है कि निम्नलिखित में से योजना आयोग क्या है, संवैधानिक है, गैर संवैधानिक है, परामर्शदात्री है कि गैर संवैधानिक एवं परामर्शदात्री। तो आंसर होगा गैर संवैधानिक और परामर्शदात्री। तो आशा करते हैं गैर संवैधानिक समझ गया होगा कि इसका कोई संविधान में इसके बारे में उल्लेख, कोई अनुच्छेद या भाग में नहीं है। इसे जरूरत के अनुसार जरूरत पड़ने पे विकास के लिए इसे लाया गया था। तो इस योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन होते हैं, वह जवाहरलाल नेहरू होते हैं। क्यों जवाहरलाल नेहरू होते हैं, आपको बता दें कि 1950 होता है जब भारत आज़ाद होता है तो सबसे लंबे समय तक क्या होते हैं, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति के रूप में रहते हैं लगभग 10 सालों से। 50 से लेकर 62 तक रहते हैं। उसके बाद उस समय में जो प्रधानमंत्री होते हैं वह जवाहरलाल नेहरू होते हैं। तो इसके जो अध्यक्ष होता है योजना आयोग के वह प्रधानमंत्री होता है और उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा थे। तो ध्यान में रखेंगे अगर योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए तो जवाहरलाल नेहरू और उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा। उसके बाद क्या था, उसमें वित्त मंत्री और योजना मंत्री, यानी जो वित्त मंत्री और योजना मंत्री होते थे इसके पदेन सदस्य होते थे तथा कुछ जो केंद्रीय मंत्री होता था उनको अस्थायी सदस्य के रूप में भी चुना जाता था। इसमें फिर क्या था, 7 पूर्णकालिक सदस्यों यानी 7 पूर्णकालिक सदस्य की भी नियुक्ति होती थी। उसके बाद क्या हुआ, योजना आयोग लाया गया। उसमें योजना आयोग में पंचवर्षीय योजना चलाया गया, प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना जो सबसे अंतिम पंचवर्षीय होता है 2012 से 17 में के साथ ही योजना आयोग का समाप्ति हो जाता है। और इस योजना आयोग के समाप्ति के बाद क्या होता है, नीति आयोग का गठन होता है। तो अब है जो पंचवर्षीय योजना नहीं, उसके जगह पे नीति आयोग को लाया गया, नीति आयोग का गठन किया गया। और इस जो योजना आयोग था, इन योजना आयोग का जो कार्य की बात की जाए तो इसमें क्या किया गया था, देश का आर्थिक समृद्धि एवं विकास एवं भौतिक पूंजीगत एवं मानव संसाधनों की मूल्यांकन की बात की गई थी। तो क्या क्या इसमें कार्य खासकर देखा गया था, देश का आर्थिक समृद्धि एवं विकास की बात की गई थी। उसके बाद क्या किया गया था, भौतिक पूंजीगत एवं मानव संसाधनों का मूल्यांकन। तो जो मानव संसाधन है उनका मूल्यांकन, इस पर क्या किया गया था, जोर दिया गया था। तो इस तरह से हम लोगों ने आज देखा आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन, एक बार चीज़ों को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। आर्थिक नियोजन में हम लोगों ने क्या देखा, आर्थिक नियोजन में हम लोगों ने देखा कि पूर्ण परिभाषित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आर्थिक संसाधनों का दोहन ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। उसके बाद एक हम लोगों ने देखा गुन्नार मिडल जो थे, उन्होंने क्या कहा कि बाजार शक्तियों के क्रियाकलाप में हस्तक्षेप, राज्य हस्तक्षेप प्रणाली के माध्यम से सामाजिक उत्थान हेतु जो क्रियाकलाप होता वह क्या कहलाता, आर्थिक नियोजन के रूप में जाना जाता है। जिसमें हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से 1930 ईस्वी में भारत क्या करता है, भारत नहीं पूरा देश महामंदी से सामना करना पड़ता है। और यही महामंदी के कारण बेरोजगारी, आय में असमता, गरीबी इसको जन्म देता है। और यही जन्म अर्थशास्त्रियों को इस पर विचार करने के लिए बाध्य करता है।
तो उसी समय में क्या होता है, 1928 ईस्वी में प्रथम बार सोवियत संघ रूस के द्वारा क्या क्या जाता, आर्थिक नियोजन का बात की जाती है। और इस आर्थिक नियोजन पर लंबे विचार विमर्श के बाद क्या क्या जाता है, यूएसएसआर सोवियत संघ द्वारा 5 वर्षों के लिए आर्थिक नियोजन लाया जाता और वही आर्थिक नियोजन वहाँ से निकलकर भारत के बौद्धिक तथा राजनीतिक संपदा में अपना जगह बनाता है और यहाँ भी चर्चा उसकी होने लगती है। लेकिन उस टाइम ब्रिटिश का शासनकाल होता है, जिसके कारण भारत को में लागू नहीं किया जाता। लेकिन धीरे धीरे क्या होते हैं, कुछ जो अर्थशास्त्री रहते हैं, कुछ भारतीय होते हैं, जिनके द्वारा क्या क्या था, यह जो आर्थिक नियोजन है वह प्रस्तुत किया जाता है। जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट देखा विश्वेश्वरैया समिति, जिसमें एम.एन. विश्वेश्वरैया के द्वारा क्या किया जाता है, यह रूपरेखा को प्रस्तुत किया जाता है। जिसमें जो क्या होता है, प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया, उन्होंने एक पुस्तक को प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने इस नियोजन की बात की। उसके बाद ठीक जब एम विश्वेश्वरैया जैसे ही क्या करते हैं, अपना पुस्तक क्या करते हैं, प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया 1934 में पब्लिश करते हैं, ठीक उसके बाद 2-3 और अर्थशास्त्री रहते हैं जो अपना क्या करते हैं, पुस्तक प्रकाशित करते हैं। एन सुब्बाराय सम एस्पेक्ट्स ऑफ प्लानिंग करते हैं। उसके बाद डॉक्टर पी.एस. लोकनाथ जो प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग पुस्तक को प्रकाशित करते हैं। फिर के.एन.सी. जो आर्थिक पूर्वानुमान का करते हैं। फिर कांग्रेस योजना, जिसमें सुभाष चंद्र बोस के द्वारा क्या कहता है, यह योजना को प्रस्तुत किया जाता है। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस होते हैं। जिसमें क्या कहता है, यह जो योजना प्रस्तुत किया जाता है, जो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, सॉरी प्लानिंग नहीं, नेशनल प्लानिंग ऑफ कमेटी के नाम से जाना जाता है, एनपीसी, जिसके एनपीसी के प्रथम जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं जवाहरलाल नेहरू को बनाया जाता है। उसके बाद ठीक 1944 में 8 उद्योगपतियों द्वारा एक योजना को प्रस्तुत किया जाता है, एक योजना लाया जाता है जो आर्थिक विकास हेतु प्रेरित रहता है, जिसमें जो कहो ए प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। जिसमें 10,000 करोड़ का निवेश किया जाता है तथा इसमें प्रति व्यक्ति आय को दुगना करने की बात की जाती है, जो 15 वर्षों के लिए लाया जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है बॉम्बे प्लान, जिसमें कृषि क्षेत्र में 130%, औद्योगिक क्षेत्र में 500%, सेवा क्षेत्र में 200% वृद्धि की बात की जाती है। फिर गांधीवादी योजना होता है, जिसमें क्या होता है, गांधीवादी जी विचार हेतु श्री मन्ना नारायण के द्वारा 1944 ईस्वी में जन समुदाय तथा जीवन स्तर को समान स्तर तक लाने की बात की जाती है, जिसमें कृषि तथा कुटीर उद्योग पर जोर दिया जाता है। उसके बाद सर्वोदय योजना, जिसमें सर्वोदय योजना क्या होता है, जयप्रकाश नारायण के द्वारा 1950 ईस्वी में 30 जनवरी 1950 ईस्वी को सर्वोदय योजना लाता है। इसमें गांधीवादी विचारों से प्रेरित होता है, यानी गांधीवादी जो सर्वोदय सिद्धांत होता है उस पर आधारित होता है, जिसमें अहिंसात्मक ढंग से क्या कहता है, शोषण विहीन समाज की स्थापना की जाती है तथा आर्थिक विषमता को न्यूनतम की बात की जाती है तथा राज्य आय को पंचायत स्तर तथा सत्ताधीन क्षेत्रों तक समान आय का विभाजन का बात किया जाता है। तो उसके बाद कोलंबो योजना। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा, एक आर्थिक नियोजन के बारे में समझा, क्या था आर्थिक नियोजन, इससे रिलेटेड कौन कौन से योजनाएं कहाँ से प्रेरित हुआ, तो उन सभी पर हम लोगों ने आज विस्तार पूर्वक चर्चा किया। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो आगे इसके बाद आज उसके बाद जो आगे इसका नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें क्या होगा, जो भी योजना आयोग जब स्थापना हुआ 30 जनवरी 1950 ईस्वी को, उसके बाद कौन कौन से योजनाएं आए उन सभी पर विस्तार पूर्वक चर्चा होगी। तो आज के लिए इतना ही, अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।